नमस्कार, मैं हूं संजय पुगलिया। क्या हो गया है इस दुनिया में अचानक कि अभी कल तक न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट खुशहाली लाने का कंट्रोल रूम बना हुआ था, लेकिन आज फ्री मार्केट की सड़क पर सन्नाटा है। कल तक पूंजीवाद के चैंपियन अमेरिका की हुकूमत अचानक एक दिन में समाजवादी कैसे बन गई? क्या हो गया कि कुछ लालची और गैर जिम्मेदार इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने दुनिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में वायरस फैला दिया? क्या भारत इस संकट से बचकर और मजबूत होकर निकल पाएगा? अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही महीने पहले हम 10% ग्रोथ को नॉर्मल मान चुके थे। सेंसेक्स 25,000 छूने के सपने देख रहा था और हर रोज भारत के बाजार में विदेशी करीब 1,000 करोड़ रुपया झोंक देते थे। नौकरियां ज्यादा थीं और मांगने वाले कम, तनख्वाह भी दिन दूनी रात चौगुनी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक झटके में अमेरिका मंदी की चपेट में आ गया और भारत की डीकपलिंग की थ्योरी भी गायब हो गई। कब हुआ, कैसे हुआ? न तो वॉल स्ट्रीट को समझ में आया, न ही दलाल स्ट्रीट को। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ग्रेट स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी है। बड़े बड़े ब्रांड 70 से 80% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, जनरल इलेक्ट्रिक, रिलायंस इंडस्ट्री ऐसी कंपनियों के शेयर 50 से 70% गिर चुके हैं और फिर भी खरीदने वाला नहीं मिलता। अमेरिका में पिछले महीने ही 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। इनमें वॉल स्ट्रीट के ऐसे सूरमा भी हैं जिन्हें फाइनेंस का जादूगर माना जाता था। हालत इतनी खराब है कि पेप्सिको जैसी एफएमसीजी कंपनी को 3,000 लोगों की छटनी करनी पड़ी। भारत में जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनी ने करीब 2,000 लोगों की छुट्टी कर दी। ये बात अलग है कि दबाव के बाद उन्हें वापस भी लिया गया। आईटी कंपनियां नई नौकरियां देना बंद कर चुकी हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में लोगों की छटनी की बात हो रही है। रिटेल स्टोर बंद हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लोन नहीं मिल रहा है और बने घर को खरीदार नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सब अचानक हो कैसे गया? दुनिया को आखिर किसकी नजर लग गई? हालत ऐसी हो गई कि अकेले अमेरिका में 700 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के बाद भी बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग तो इसे 1929 के बाद की सबसे बड़ी मंदी बताने लगे हैं। We are headed for a serious recession. Even before the financial markets went crazy about 4 weeks ago, but even before that happened, there was a lot of downward momentum in the economy. इस सारे फसाद की जड़ में है अमेरिका का प्रॉपर्टी बाजार। 2000 की शुरुआत से वहां प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे थे। उस वक्त ब्याज दरें कम थी, कर्ज लेना आसान था। यही वजह थी कि हाउसिंग प्रॉपर्टी की मांग भी बढ़ी और सप्लाई भी। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों ने ऐसे लोगों को भी जमकर लोन बांटे जो चुकाने की हैसियत नहीं रखते थे। ऐसे लोन ऊंचे इंटरेस्ट पर दिए जाते थे और इन्हीं का नाम था सब प्राइम मॉर्गेज। 2007 तक इंटरेस्ट रेट बढ़कर वहां आ गए जहां कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही प्रॉपर्टी का बाजार भी ठंडा पड़ने लगा, यानी बैंक अब प्रॉपर्टी बेचकर भी कर्ज नहीं वसूल सकते थे। कर्ज लेने वाला भी फंसा और देने वाला भी। यहीं से हुई सब प्राइम संकट की शुरुआत। There was a political pressure to ensure that more and more Americans owned the houses that they lived in. So actually home ownership in the US reached record levels, and that was also regarded as politically a very, very good thing to have, that more people are able to live in their own homes. But the problem was that all of this happened with house prices at record levels. सबप्राइम संकट तो ठीक है, लेकिन इससे तो वो सिर्फ बैंक या फाइनेंस कंपनियां मुसीबत में आती जिन्होंने जमकर सबप्राइम लोन बांटे थे। लेकिन अब तो बड़े बड़े बैंक और दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनियां मुसीबत में दिख रही हैं। आखिर ये क्यों हुआ? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक नया कॉन्सेप्ट। वॉल स्ट्रीट के तिगड़मबाज इसे कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन यानी सीडीओस कहते हैं। हुआ ये कि बैंकों ने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी उसके राइट्स को उन्होंने टुकड़ों में बांटा और उसके बॉन्ड बनाकर दूसरे बैंकों को बेच दिया। इन्हीं बॉन्ड्स को सीडीओस कहा गया। उसके बाद उन बैंकों ने ये बॉन्ड्स किसी और को बेच दिए। शेयरों की तरह ही दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ऐसे सीडीओस की जमकर खरीदारी की। सबको लग रहा था कि अमेरिकी रियल एस्टेट बूम का जितना फायदा उठा सकें उठा लें। सब कुछ इस भरोसे कि रियल एस्टेट का ये बूम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा।
घरों के दाम गिरे तो फिर गिरते गए और अब पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पड़े सीडीओस के भाव उससे भी तेजी से गिरने लगे और फिर कोई इन्हें कौड़ी के मोल लेने को भी राजी नहीं था। तभी समझ में आया कि इस संकट की चपेट में तो फाइनेंशियल वर्ल्ड के सारे बड़े दिग्गज आने वाले हैं। Very few people were prepared for a sharp fall, not in a few geographies but nationwide, and that I think came as a surprise to many people. Of course, there were some experts who were arguing that this would happen, but mainstream financial world people were not prepared for that kind of sharp fall. ये सीडीओस की ही माया है कि 1.5 साल के अंदर दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से करीब 700 अरब डॉलर उड़ गए। देखते ही देखते सिर्फ अमेरिका में ही 15 बैंक कंगाल हो गए। बिजनेस या लोगों की तो छोड़िए, बैंकों ने एक दूसरे को कर्ज देना बंद कर दिया। मतलब ये कि बैंकों के पास नकदी नहीं और कर्ज देने को कोई तैयार नहीं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी का संकट या नकदी की कमी। As long as things are moving up and up and up, everybody is happy. Dow Jones is rising, this Nasdaq is rising, so markets are rising, the country is getting a lot of FIIs, returns are huge. तो exuberance हो जाती है, everybody starts doing the same thing. लेकिन ये एक फंडामेंटल बात आपको बताता हूँ, not the fundamental that we talk about the economy, but वो फंडामेंटल जिसको बोलते हैं कि in terms of economics, in terms of अर्थशास्त्र, कि यदि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बाय 12-13%, इन्फ्लेशन प्राइस राइज मिला के, और आपका सारा फाइनेंशियल मार्केट ग्रो कर रहा है 50-60%, तो कुछ न कुछ होगा ही। आग तो वॉल स्ट्रीट में लगी, हम उसमें झुलसे तो नहीं हैं, लेकिन इस आग की तपिश बड़ी जबरदस्त है। क्यों, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।